गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे और वायसराय जो लगाए गए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने भाग 1, 2 और 3 हमने लगभग 25 से 26 गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे भाग 4। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और बने रहिए मेरे साथ। आधुनिक भारत के इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय का भाग 4। इससे पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं और आज का भाग 4 है। तो भाग 4 में जो प्रथम वायसराय बना था वो लॉर्ड इरविन, और 1926 से 1931 तक ये इस पद पर रहे थे। इसके समय देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हर कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक बटलर समिति का गठन किया गया, और दिसंबर 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो जो लॉर्ड इरविन के समय में देशी रियासतों के संबंध में हर कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक बटलर समिति का गठन किया गया था, और 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था। और लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। तो साइमन कमीशन भी भारत आया था। उसके पश्चात में लॉर्ड इरविन को इस पद पर तैनात किया गया, जो 1931 से 1936 ईस्वी तक इस पद पर तैनात रहा था। और इसके समय में 1935 ईस्वी का जो अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत में जो बर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया था। मतलब बर्मा को भारत से जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रखा था उससे अलग कर दिया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। बहुत जबरदस्त भूकंप के झटके आए थे। वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। और इसके समय 1930 ईस्वी का शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष एवं लड़के का विवाह की आयु जो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मतलब शारदा एक्ट के तहत में लड़कियों की शादी की आयु 14 वर्ष की गई थी और लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी, और ये की गई थी शारदा एक्ट के तहत। याद रखना 1930 शारदा एक्ट। इसके पश्चात लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1946 ईस्वी तक, ये लगभग 10 साल तक वायसराय रहे थे। और इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीयों से बिना पूछे, मतलब भारतीय सदस्यों से, भारतीय नेताओं से बिना परामर्श किए ही अपने आप को युद्ध में शामिल कर लिया था। कौन से युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। और जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, और इस इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मतलब लॉर्ड लिनलिथगो जब यहाँ भारत में वायसराय थे उस वक्त में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे ही अपने आप को युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल नाराज हुआ और उसने इस्तीफा दे दिया था। और इस इस्तीफे को जो मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 1942 ईस्वी का जो अगस्त प्रस्ताव था वो भी लॉर्ड लिथगो के समय ही पारित हुआ था। तो 1942 का अगस्त प्रस्ताव भी लॉर्ड लिथगो के समय ही पारित हुआ था। और इनके पश्चात में कार्यभार संभाला था लॉर्ड बेवेल ने, और ये 1946 से 1947 ईस्वी तक इस पद पर रहे। और इसके समय राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब देश स्वतंत्रता के लास्ट पायदान पर खड़ा था, तो राजनीतिक समाधानों के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड बेवेल के समय में किया गया था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इसी के समय ही हुआ था। जो कैबिनेट मिशन था वो भी लॉर्ड बेवेल के समय में ही भारत आया था। और इसके समय का प्रमुख विद्रोह जो नौसैनिक विद्रोह
हुआ था। 9 सैनिकों ने विद्रोह किया था, वो लॉर्ड बेवेल के समय का प्रमुख विद्रोह था। और उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार का अंतिम गवर्नर जनरल था भारत के अंदर, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और मार्च 1947 से 1948 ईस्वी तक ये इस पद पर रहा था। और यह ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ था। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो है मार्च 1947 में भारत के वायसराय बने थे, और इनके समय में ही स्वतंत्रता संग्राम के तहत में भारत स्वतंत्र हुआ था। और ये ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर वायसराय थे, सॉरी, गवर्नर ने वायसराय थे, तो स्वतंत्र भारत के भी ये प्रथम वायसराय थे। और इनके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा भी लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुई थी। ये भी आपको पता है कि भारत से पाकिस्तान स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ही अलग हुआ था। तो ये उस वक्त में लॉर्ड माउंटबेटन ही वायसराय के पद पर तैनात था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय जो वायसराय था वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना कि अंग्रेजों का अंतिम और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो था वायसराय वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम जो भारतीय वायसराय था वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो इन चीज में इसमें डाउट नहीं करना है, इस चीज को याद रखना। अब जब वायसराय का शासन समाप्त हो गया, तो अंतिम जो वायसराय बनाया था, भारतीय वायसराय बनाया था, वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उसके बाद में देश स्वतंत्र हो गया था। और उस वक्त में अब देखिए, देश स्वतंत्र होने के पश्चात में जो ब्रिटिश काल के अंदर ब्रिटिश सरकार ने, या जो वायसराय या गवर्नर जनरल जो रहे थे, उन्होंने कुछ अधिनियम पास किए थे। तो वो अधिनियम क्या-क्या थे, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम, एक था शिशु वध प्रतिबंध। शिशु वध, जो बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, उस पर प्रतिबंध 1798 से 1805 ईस्वी तक में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा ये शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 1785 ईस्वी में के नियम 21 के तहत ये लगाया गया था। तो ये इस जो ब्रिटिश कालीन मतलब शिशु वध प्रतिबंध लगाया गया था, तो 1798 से 1805 में 5 के बीच में लॉर्ड वेलेजली ने शिशु हत्या प्रतिबंध जो पहले कानून बना था 1785 ईस्वी में, उसके तहत इसको प्रतिबंधित किया था कि शिशु वध कोई नहीं करेगा। एक सती प्रथा प्रतिबंध, जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध 1829 ईस्वी में नियम 27 के तहत लगाया गया था। तो ये याद रखना है, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने पूर्ण प्रतिबंध 1829 ईस्वी में के नियम जो था 27 उसके तहत लगाया था। उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, वो लगाया गया था 1843 ईस्वी में। और उस वक्त में जो वायसराय थे एलन वरो थे, इनके द्वारा 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा 1846 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया था। मतलब जो चार्टर एक्ट 1833 था, उसके तहत 1846 ईस्वी में दासता को प्रतिबंधित कर दिया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई थी। तो जो हिंदू स्त्रियां विधवा हो जाती, जिनका पति उनसे पहले ही स्वर्गवास कर जाता था, तो उनको लॉर्ड कैनिंग ने दोबारा विवाह करने की अनुमति दे दी थी, और वो दी थी 1856 ईस्वी में। एक नेटिव मैरिज एक्ट भी एक अधिनियम बनाया था, वो 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के अंतरजातीय विवाह शुरू किया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह करने की छूट दे दी गई थी। और इसके अलावा एक लगाया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि 1891 ईस्वी में लैशडाउन ने लड़की के विवाह की उम्र जो थी वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी थी।
तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के अनुसार लैंसडाउन जो वायसराय था, उसने लड़की की शादी की उम्र 12 साल कर दी थी। लेकिन 1930 में एक शारदा एक्ट पास हुआ और उसमें वो लॉर्ड इरविन के द्वारा ये पास किया गया, और इसमें लड़की के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष की गई थी और लड़के की न्यूनतम आयु विवाह की 18 वर्ष की गई थी। तो शारदा एक्ट के अनुसार लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शादी के लिए, और ये शारदा एक्ट 1930 के अंतर्गत की गई थी। अब जो ये कुछ अधिनियम थे जो ब्रिटिश सरकार ने लगाए थे या नियम पास किए गए थे, तो ये कुछ भलाई के लिए थे। उसके अलावा ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का विकास कैसा हुआ था? अब भारत में जैसे अंग्रेज आए तो यहाँ पर कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज ये भी खोले गए। तो भारत में जो शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश काल में 1778 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और इस सोसाइटी का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन करना। तो 1778 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और इस सोसाइटी का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास और जो संस्कृति थे उनके बारे में जानना है, उनके बारे में अध्ययन करना। 1781 ईस्वी में बारेंग हेस्टिंग ने अरबी एवं फारसी भाषा के अध्ययन के लिए कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी। तो एक कोलकाता में एक मदरसा बनाया था, उसमें अरबी और फारसी भाषा में पढ़ाने का निर्देश दिया गया था। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी बनारस के अंदर, और इसका उद्देश्य था हिंदी, कानून और दर्शन की शिक्षा देना था इसमें। तो 1791 ईस्वी में भी एक संस्कृत कॉलेज बनाया गया था और वो बनाया गया था बनारस के अंदर। इसके अलावा 1800 ईस्वी में लॉर्ड बालाजी नहीं है, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। मतलब जो अधिकारी जो सेना में नहीं थे लेकिन अन्य कार्यकर्ता थे, उनकी शिक्षा के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा के प्रचार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए साहित्य पुनरुद्धार एवं विज्ञान की उन्नति के लिए दिया जाता था। मतलब चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष साहित्य पुरस्कार और विज्ञान की उन्नति के लिए ब्रिटिश सरकार दिया करती थी। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की एक स्थापना की थी। ये 1817 ईस्वी के अंदर। 1820 ईस्वी में कोलकाता में बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। तो कोलकाता में बिशप कॉलेज की स्थापना भी हो गई थी। 1835 ईस्वी में मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र जारी किया था। तो मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र 1835 में जारी किया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था कि स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जाएगी। ये अधिनियम बनाया, ये मतलब माध्यम बनाया था 1835 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मतलब लॉर्ड जो मैकाले थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट जो थे अंग्रेज, उनको आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। अब शिक्षा के बारे में कुछ आयोग बने और आयोगों ने कुछ सिफारिशें की। तो वो सिफारिशें क्या-क्या थी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जेम्स थॉमसन प्लान 1843 ईस्वी में, यह देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी। मतलब देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा की योजना थी, जेम्स थॉमसन प्लान। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड ने भारत सरकार के समक्ष एक नई शिक्षा नीति की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे वुड का निर्देश पत्र कहा जाता था। तो वुड का निर्देश पत्र क्या? वुड डिस्पैच ने 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड के सामने एक सरकार के सामने एक शिक्षा नीति की योजना प्रस्तुत की थी, उसे वुड का निर्देश पत्र कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो वुड डिस्पैच था वो उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर
कोलकाता, मद्रास और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई या स्थापित किए गए थे। हंटर आयोग 1882 ईस्वी ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाएगी। तो हंटर आयोग 1882 आया था, उसमें प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने का आदेश दिया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में इस आयोग का गठन कर थॉमस रेले की अध्यक्षता में किया गया था। मतलब विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इस आयोग का गठन थॉमस रेले की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी सिफारिश थी विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। मतलब कॉलेजों तक शिक्षा सीमित थी एवं गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निश्चित करने का अधिकार था। जो उस प्रांत का जो गवर्नर हुआ करता था, वो निश्चित कर सकता था कि विश्वविद्यालय में कौन सी और कितनी शिक्षा दी जाएगी। रेलवे शिक्षा आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरदास बनर्जी 2 भारतीय सदस्य शामिल थे। तो रेलवे शिक्षा आयोग जो बना था उसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी 2 भारतीय शामिल थे इसके बोर्ड में। और सैडलर आयोग 1917 से 1919 ईस्वी में इस आयोग का गठन एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में कोलकाता विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए हुआ था। तो सैडलर आयोग का जो स्थापना हुई थी, वो विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं में क्या-क्या कमियाँ उसका अध्ययन करने के लिए की गई थी। सैडलर आयोग ने 2 भारतीय सदस्य डॉक्टर आशुतोष बनर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इसके 2 सदस्य सैडलर आयोग के थे। और हानटोग समिति एक बनी थी 1929 ईस्वी में और इस शिक्षा आयोग का गठन फिलिप हांटोक की अध्यक्षता में किया था। तो हांटोक समिति का फिलिप हांटोक की अध्यक्षता में गठन किया गया था। एक थी बरदा योजना जो 1937 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित यह विशेष योजना महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का ब्यौरा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत किया था। इस योजना में क्या-क्या था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत किया था। सार्वजनिक शिक्षा योजना 1944 ईस्वी, यह योजना केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। और राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 ईस्वी, और यह स्वतंत्र भारत की शिक्षा से संबंधित पहली समिति थी। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत की शिक्षा से संबंधित पहली समिति कौन सी थी, तो वो थी राधा कृष्ण आयोग, और जो 1948 से 1949 ईस्वी तक बना था। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशों में शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया जाना था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 की स्थापना करना था। तो जो ये राधा कृष्ण आयोग था, उसकी मुख्य सिफारिश थी कि जो शिक्षा है उसको संवर्धित सूची में, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, ये सूची है संविधान के अंदर अधिकारों की, तो संवर्धित सूची में शिक्षा को शामिल किया जाए। एक तो ये इनका मुद्दा था और दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 थी, उसकी स्थापना करना था। कोठारी आयोग एक कोठारी आयोग बना था, ये भी स्वतंत्र भारत में, और ये 1964 ईस्वी में। तो शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। और नई शिक्षा नीति 1986 भी भारत सरकार ने 1986 में नई शिक्षा की घोषणा की थी। तो ये स्वतंत्र भारत में 1986 में नई शिक्षा की घोषणा की गई थी। 1986 के अंदर ये नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानी जाती थी। और इसके प्रमुख जो प्रावधान थे वो राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास करना था, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा शिक्षा का समाजीकरण करना था। तो मतलब शिक्षा को बढ़ा-चढ़ा करके लोगों तक पहुँचाना और लोगों को साक्षर बनाना, बच्चों को साक्षर बनाना, वो इसका मेन उद्देश्य था। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन हुआ 1990 में और इस समिति का गठन जो है 1986 ईस्वी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रियान्वयन के लिए किया गया था। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको पालन करने या उसका क्रियान्वयन करवाने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का गठन किया गया था। एक समिति बनी थी यशपाल समिति, और यशपाल समिति 1992 में बनी थी। और इस समिति का जो उद्देश्य था वो बच्चों की पुस्तकों का बोझ कम करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना था। मतलब बच्चों को जो भारी-भारी बोझ हो जाता है पुस्तकों का, वो बोझ कम करना, मतलब सिलेबस उसमें कम करना,
परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और छात्रों अधिक से अधिक छात्र पढ़ने के लिए स्कूल आए, उस पर विचार करना था यशपाल समिति 1992 के तहत। तो दोस्तों, ये हमने पढ़े ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल और वायसराय और शिक्षा नीति और कुछ आयोगों के बारे में। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।